हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जो लोग भी जैब एग्जाम 2025 को टारगेट करना चाहते हैं या जो इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको चीजों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। यानी कि जो हम यहाँ पर जैब एग्जाम से रिलेटेड 2025 एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे या हम कोई कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जाकर हमारे पहले इस गाइडली के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जैब एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब आपको मिलता रहे टाइमली। इसके अलावा जो 2025 स्पेशली मैं उनकी बात कर रही हूँ जो 2025 के जैब एग्जाम को देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। तो 2 मिनट अपनी जिंदगी से निकाल के इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, नो ऑल अबाउट जैब एग्जामिनेशन। यानी कि अभी आपको भी पता है कि एक तो जैब एग्जाम का साइकिल कंप्लीट हो चुका है 2024 में। अब नया जो 2025 का टारगेट आया है, तो जितने भी हमारे नए एस्पिरेंट्स हैं जो बिल्कुल अभी सोच रहे हैं जैब एग्जाम देना है, उनको पता नहीं है इस जैब एग्जाम के बारे में। यानी कि आपको मैं यहाँ पर बेसिक से सारी चीजें बताऊंगी कि क्या होता है जैब एग्जाम, क्यों हम जैब एग्जाम दे रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको जैब एग्जाम से रिलेटेड बताने वाली हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको जैब एग्जाम के बारे में और भी जानकारी लेनी है तो यहाँ पर आप IIBF का वेबसाइट होता है, वहां पर आप जाकर के जैब एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग अब 2025 एग्जाम्स के लिए तैयार हो चुके होंगे और जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हो चुके होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सारी की सारी चीजें जैब एग्जाम्स के बारे में जान लेते हैं। क्यों देना है जैब एग्जाम, क्या क्या मतलब क्या है इसका, क्या जरूरत आ गई, हमें नहीं देना, हम तो बैंक क्वालिफाई करके आए हैं, हमको जैब देने की क्या जरूरत है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं जैब एग्जाम को देने के। सबसे पहले तो जैब एग्जाम का फुल फॉर्म आप समझ लीजिए, जूनियर एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ बैंकर्स। क्यों भाई, हमारे नाम के आगे ऐसा क्यों लगना चाहिए कि हम जैब क्वालिफाइड है, वी आर जैब क्वालिफाइड। तो यहाँ पर इसके बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। जैसे पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सैलरी की इंक्रीमेंट चाहिए, हमको पैसा बढ़ाना है। तो पैसा बढ़ाने के लिए बैंक में हम अगर जैब एग्जाम देते हैं तो भैया मेरा पैसा तो बढ़ेगा। पैसा बढ़ने के साथ साथ मेरे को और भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे प्रमोशंस के भी चांसेस है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको बैंकिंग की, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप एलिजिबल हो जाओगे कैब एग्जाम्स के लिए। उसके अलावा आपको मैं बता दूं कि आप लोगों के बीच में जब आपको सब कहेंगे अरे इन्होंने जैब एग्जाम क्वालिफाई किया है, काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इनको बैंक्स के बारे में सारी नॉलेज है, तो आपके पास लोग आएंगे जिससे आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, आपका जो है रेस्पेक्ट और ज्यादा, वैल्यू बेसिकली आपका बैंक में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कितनी अच्छी चीज है ना, हर कोई चाहता है कि उनका नाम लिया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनकी वैल्यू हो, जो वो काम कर रहे हैं उसमें उनको अप्रिशिएशन मिले। तो अगर अप्रिशिएशन के लिए अगर आपको जिंदगी में 2 से 3 महीने डेडिकेटली अगर देना पड़ जाए जैब को, तो उसमें क्या बुरा है। इससे अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, तरक्की मिल रही है, आपको लोग ज्यादा से ज्यादा जान रहे हैं, आपकी वैल्यू बढ़ रही है, तो आप अपने इस जिंदगी से जो आपके 60 साल की जिंदगी है, 60-70 साल की, उसमें 3 महीने नहीं दे सकते इसको? क्यों नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो सच में मोटिवेटेड है और जो सच में चाहते हैं कि उनको इस तरीके से नाम, शोहरत, तरक्की मिले, वो जैब एग्जाम के लिए जरूर प्रिपरेशन करें। बहुत टफ नहीं है एग्जाम, काफी ज्यादा आसान है और हम यहाँ पर स्मूथ वे में भी सारी चीजें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 0 लेवल से सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी गाइस। तो आप जरूर जैब एग्जाम को दीजिए। आगे हम इसके और भी बेनिफिट्स, आगे और भी इसके बारे में जानते हैं कि क्या है ये जैब एग्जाम, कैसे होता है, सारी चीजें हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। चलिए, प्रॉफिट, फायदे सब कुछ देख लिए हमने, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, क्या है, कैसे देना है। तो जो भी कैंडिडेट्स 12th ग्रेड पास हैं या इसके भी इक्विवेलेंट जिन्होंने पढ़ाई की है, बताइए, इनकी तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही काफी कम है, 12वीं पास या 12वीं के इक्विवेलेंट है, तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेप्शन में आता है जो क्लर्क और सुपरवाइजरी होते हैं हमारे बैंक स्टाफ, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके मैनेजर्स का रिकमेंडेशन चाहिए अगर उन्होंने 12th ग्रेड
नहीं भी पास किया है तो भी अगर मैनेजर्स के रिकमेंडेशन होते हैं तो वो भी एग्जाम्स दे सकते हैं। भाई इससे बढ़िया क्या हो सकता है, उनकी भी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, नॉलेज गेन होगा। सबऑर्डिनेट स्टाफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो जो भी हमारे सबऑर्डिनेट स्टाफ होंगे ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया हु आर IIBF मेंबर्स एंड हैव पास्ड 12th ग्रेड एंड इक्विवेलेंट, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। अब आप पूछोगे मैम ये IIBF के मेंबर्स कैसे बनते हैं, क्या है इसका क्राइटेरिया? तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल जो एम्प्लॉय होते हैं मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको सारी की सारी डिटेल्स IIBF के वेबसाइट पे दी गई है। अगर आप लोगों को डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम उसके लिए भी एक नया वीडियो बना देंगे, बट आप वहां पे जाएंगे आपको सारी चीजें आसानी से मिल जाएगी। तो वहां से आप मेंबरशिप के लिए जो भी एम्प्लॉय होते हैं अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम यहाँ पर सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर ना आपके 4 सब्जेक्ट्स एग्जाम में आते हैं। पहला है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IE एंड IFS। और ये आपको यहाँ पर बुक भी दिख रही होगी, ये मैकमिलन की बुक है। सजेस्ट करूंगी जो लोग भी एग्जाम देंगे ना जैब का, मैकमिलन बुक इज द बेस्ट बुक, और कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। दूसरा है आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, जिसको हम PPB के नाम से भी जानते हैं, ये रहा आपका बुक। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर द बैंकर, AFM जिसको बोलते हैं, ये रहा आपका AFM। और लास्ट वन है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जिसको हम RBWM के भी नाम से जानते हैं, ये रहा आपका सब्जेक्ट। नाउ हमने सब्जेक्ट्स के बारे में तो देख लिया कि ये 4 सब्जेक्ट एग्जाम में आते हैं। पासिंग क्राइटेरिया देखते हैं। तो पासिंग क्राइटेरिया इसमें क्या है, मिनिमम आपको 100 में 50 मार्क्स लाने होते हैं, ये पहला क्राइटेरिया है। अगर आप पहला सिंगल अटेम्प्ट है, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो उसकी ये बात हो रही है। अगर कैंडिडेट्स ने एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में, ये जो 4 सब्जेक्ट है, अगर एवरी सब्जेक्ट में आपको 45 मार्क्स भी आते हैं, मान लीजिए इसमें 46 आया, इसमें 45 आया, इसमें आपके 50 आ गए, इसमें 48 आ गए, और इन सबका अगर एग्रीगेट परसेंटेज निकाला जाए तो अगर 50% भी बन के आ रहा है तो भी आप जैब एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेते हो अच्छे नंबर से। इसके अलावा यहाँ पर एक और फायदा जैब एग्जाम में आपको क्या देखने को मिलता है कि जैसे मान लीजिए 2025 के जून में आपने पेपर दिया, ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स में आप हो गए क्वालिफाई, यानी कि मान लीजिए PPB एंड RBWM में आप क्वालिफाई हो गए, लेकिन 2 सब्जेक्ट्स में आप क्वालिफाई नहीं हुए, IIFS एंड अकाउंट्स आपका सब्जेक्ट रह गया। तो अब जब आप अक्टूबर में वापस से पेपर देंगे जैब एग्जाम का, तो सिर्फ आपको उन्हीं 2 सब्जेक्ट्स के पेपर देने हैं जो आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है, यानी कि आपका IE एंड IFS और AFM। तो ये आपको क्रेडिट मिल जाता है, जो प्रीवियस आपने जो जून में एग्जाम दिया है उसमें अगर जो 2 सब्जेक्ट्स में आपने पास किया उसका क्रेडिट आपको आगे नेक्स्ट वाले साइकिल में मिल जाता है। तो कितना फायदा है ना, आसानी से हम यहाँ पर एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई झंझट ही नहीं है यहाँ कि वापस से हमें 4 पेपर देना पड़ेगा। 2 क्वालिफाई होगा तो 2 हम बाद में दे सकते हैं, ठीक है ना, ये है। आगे चलते हैं, थोड़ा से सब्जेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि टोटल सब्जेक्ट जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें कितने कितने आपके चैप्टर्स हैं, क्योंकि जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई चीज प्रिपरेशंस करने के लिए हम लोग सोचते हैं ना, तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट कितना लेंदी है, किसमें कितना टाइम लग सकता है, क्या हम उसको कर सकते हैं, फिजिबल है कि नहीं है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट है, तो IIFS में आप देखेंगे 45 चैप्टर्स हैं। थोड़ा सा ये टेक्निकल होता है सब्जेक्ट, थोड़ा सा आपको इस सब्जेक्ट में ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है। PPB की बात करूं तो 55 नंबर्स ऑफ चैप्टर है, ये लेंदी है बट टफ नहीं है, इट्स एन इजी सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस लेंदी होने की वजह से लोग डर जाते हैं, बट आपको डरना नहीं है। AFM बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, 35 चैप्टर्स आते हैं, इसमें भी थोड़ा सा आपको ज्यादा, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे उनके लिए तो अकाउंट्स बहुत इजी होता है, लेकिन जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं उनको यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी मैं बोलूंगी इतना ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, अगर आप अच्छे एजुकेटर से पढ़ रहे हैं, अच्छा आपका अगर गाइडेंस है यहाँ पे, तो आप इजिली AFM को भी क्वालिफाई कर लेते हो। RBWM सबसे छोटा यहाँ पर आपका टॉपिक, सबसे छोटा चैप्टर है, कंपोनेंट है, जिसमें आपको 26 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है।
जो आपका डे टू डे आप बैंकिंग ऑपरेशन करते हो उससे रिलेटेड है पूरा आरबीडब्ल्यू। इसी का एडवांस वर्जन है आपका पीपीबी। दैट्स इट। बहुत बेसिक सा सब्जेक्ट है, ज्यादा आपको फोकस करना है आईआईएफएस पे। थोड़ा सा टेक्निकल होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं होता है कि आप इसको क्वालिफाई ही ना कर सको। बहुत ही इजी है, इतना टफ नहीं है। बेसिकली मैं कह सकती हूँ मॉडरेट है ये। तो ये आपका टोटल सब्जेक्ट है, मतलब 4 सब्जेक्ट, और इनमें कितने कितने चैप्टर्स आते हैं। नाउ आगे हम बात करेंगे टाइम लिमिट फॉर पासिंग द एग्जामिनेशंस। तो मैंने अभी आपको एक क्रेडिट के बारे में बताया था कि अगर आपने जून में 2025 के एग्जाम दिया और 2 सब्जेक्ट में पास हुए तो उसका क्रेडिट जब आप अक्टूबर के एग्जाम में पेपर दे रहे हैं 2025 के, तो उसमें आप ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप कभी भी इसको ले सकते हो, इसका भी एक टाइम लिमिट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वो टाइम लिमिट फॉर पासिंग एग्जामिनेशन क्या क्या है। तो कैंडिडेट्स यहाँ पर 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो इस 5 अटेम्प्ट और मैक्सिमम 3 साल, जो भी इसमें से पहले आ जाएगा वो आपका यहाँ पर अटेम्प्ट माना जाएगा, उसको गिना जाएगा। तो ये जो आपका 2 क्रेडिट है, या तो 5 अटेम्प्ट्स के अंदर आप लेंगे, या मैक्सिमम आपका जो 3 इयर्स होगा, जो भी आपका अर्लियर का, उसके बाद ये जो क्रेडिट होगा ये भी आपका नलिफाई कर दिया जाएगा। तो जब आप रजिस्टर करते हो, यानी कि जिस डेट को आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया जैब एग्जाम्स के लिए, उस डेट से लेकर के आप 5 अटेम्प्ट और 3 इयर्स जो भी पहले आ जाएगा वो आपका यहाँ पर फाइनल माना जाता है टाइम लिमिट। इसके अलावा अगर कैंडिडेट इस 3 साल या 5 अटेम्प्ट के बीच में क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो उसको वापस से रजिस्ट्रेशन, वापस से री इनरोल करना पड़ता है। जो 3 ईयर और 5 अटेम्प्ट का लिमिट है वो कब से स्टार्ट हो जाता है? मैंने बोला जिस दिन हमारा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है पहला, उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। और वेदर आप एग्जाम दो या ना दो, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपका वो काउंट होगा ही होगा, 110% वो काउंट होगा, जिसके बारे में यहाँ पर दिया है वेदर और नॉट द कैंडिडेट्स अपीयर। इसके अलावा आप देखेंगे, बेसिकली मैं बता दूं, साल में इसके 2 पेपर होते हैं। तो अगर मैं 3 साल की बात करूं तो 6 पेपर होते हैं। 6 पेपर होते हैं, 5 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो, ठीक है, जो भी अर्लियर आएगा। तो काफी ज्यादा आप देखेंगे ये आसान है, इतना टफ नहीं है। आप इसको अपने जॉब के साथ साथ भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें आपको ऐसे कोई यहाँ पर टॉप नहीं करना है, रैंक नहीं लाना है, आपको बस क्वालिफाई करना है। और आपको मैंने पासिंग क्वालिफाई मार्क्स बताए हैं, 50 आउट ऑफ 100 आने चाहिए आपको, या आपका 45 हर सब्जेक्ट में भी आता है और उसका एग्रीग्रेट 50% बनता है, तो भी आप क्वालिफाई हो। और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं भी होते हो तो जो 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में आप क्वालिफाई हुए उसका क्रेडिट आप नेक्स्ट में ले सकते हो और इजिली एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हो। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर हम आपको हर चीज शॉर्ट क्रिस्प वे में जो है कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाएंगे। सो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, सीरियस एस्पिरेंट है, तो डेफिनेटली आए, हमारे गाइडली चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम एग्जामिनेशन की फीस की भी बात कर लेते हैं, इतनी सारी चीजें बात हो रही है तो पहला अटेम्प्ट का जो फी होता है 4000 होता है, क्योंकि आप 4 सब्जेक्ट्स देते हो, प्लस जीएसटी भी लगता है यहाँ पे। लेकिन जब आप दूसरे अटेम्प्ट से लेकर के 5th अटेम्प्ट तक जाते हो तो 1300 प्लस आपका जो भी जीएसटी होता है वो आपको यहाँ पर पे करना पड़ता है। ये होता है आपका एग्जामिनेशन का फीस। अब हम बात करेंगे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। बहुत सारे ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम से होंगे, बहुत सारे ऐसे हिंदी मीडियम से होंगे। तो यहाँ पर दोनों ही मीडियम है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब आप जैब एग्जाम का फॉर्म फिल करेंगे, वहां पर आपसे पूछता है ड्रॉप डाउन में हिंदी या इंग्लिश। इसका मतलब है कि अगर आपको हिंदी में लेना है हिंदी में चूज कीजिए, इंग्लिश में लेना है इंग्लिश मीडियम में ले सकते हैं। तो आपके लिए दोनों फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। नाउ आगे चलते हैं, पैटर्न देखते हैं क्या है एग्जाम का पैटर्न। तो सबसे पहले यहाँ पर 100 मार्क्स के हर कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चंस होते हैं। ऑनलाइन मोड में आपका पेपर होता है और कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपके लिए ये एग्जाम क्वालिफाई करना मेरे हिसाब से और ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑनलाइन मोड में है, 100 एमसीक्यूज आते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन देखना है, टिक लगाना है, बस दैट्स इट, यू आर गुड टू गो, ठीक है। इसके अलावा क्लास ऑफ पास क्राइटेरिया भी होता है इसमें, यानी कि एक तो होता है फर्स्ट क्लास और दूसरा होता है फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शंस। तो ये कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं? तो जैसे कि मान लीजिए आपको 60% और उससे ज्यादा अगर आपका टोटल बन के आता है
विथ अ पास इन ऑल सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट्स में अगर आप पास करते हो फर्स्ट फिजिकल अटेम्प्ट में तो आप फर्स्ट क्लास में जाते हो। फर्स्ट क्लास अगर डिस्टिंक्शन की बात करें तो 70% और मोर होना चाहिए टोटल सब्जेक्ट्स में, एंड 60% और मोर आना चाहिए आपके हर एक सब्जेक्ट में। यहाँ पर ओवरऑल बात कर रहा था इन टोटल, यहाँ पर बोल रहा है हर एक सब्जेक्ट में अगर 60% और मोर आता है तो आप फर्स्ट फिजिकल अटेम्प्ट में तो आप फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन होते हैं। बट आपको यहाँ पर क्वालिफाई करने से मतलब है, अगर किन्हीं को करना है डिस्टिंक्शन तो उनके लिए भी ये क्लास ऑफ पास क्राइटेरिया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और भी ज्यादा अगर आपको कुछ डिटेल में जानना है तो आप IIBF के वेबसाइट पे जा सकते हैं, या आपको कुछ और लगता है कि मैम आप मुझे और भी चीजों को एलोबरेट कर दें तो आप लोग कमेंट सेक्शंस में मुझे बताइएगा, मैं उसकी भी वीडियो लेकर आऊंगी। धीरे धीरे मैं सारी चीजें यहाँ पर आपको बताऊंगी गाइज, ईच एंड एवरीथिंग कि जैब एग्जाम में क्या होता है, क्या यहाँ पर PO पेपर दे सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया, सब कुछ पहले मैं बता दूं, यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है, एज क्राइटेरिया नहीं है। तो ये सारी चीजें मैं एक एक करके आपको हर दिन बताऊंगी। अगर आप लोगों को और भी कुछ जानना है तो आप लोग जरूर मुझे फीडबैक में कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसकी भी वीडियोस लाऊंगी। फिर हम यहाँ पर यूट्यूब पे फ्री में सेशंस भी देखेंगे, यानी मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स वगैरह आपको पढ़ाऊंगी, और इसके अलावा हम यहाँ पर MCQs भी देखेंगे। अगर किन्हीं को पेड कोर्स लेना होगा तो भी वो हमें कॉल कर सकते हैं। पेड कोर्स में आपको पता ही है हम ज्यादा लास्ट प्रोस्पेक्टिव में चीजों को पढ़ाते हैं, तो आपको अगर वहां पे भी आना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फीडबैक दीजिए, और अच्छी तरीके से यहाँ पे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशंस में।